अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपको कुछ बड़ी खबरें देंगे। आज आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और अब बताया यही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। क्या वो 3 रुकनी बेंच भी हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल होगा, इस पर आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये 3 रुकनी जो खसूसी बेंच कायम किया गया है ये कब को समाअत करेगा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की उन आइनी दरख्वास्तों पर जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उस कार्रवाई को चैलेंज करने के हवाले से दायर की थी, जिसमें उन्हें शोकाज नोटिस एक के बाद 2 बल्कि शोकाज नोटिस उनको जारी हुए। और इसके अलावा एक और इंतहाई अहम मुकदमा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और वो मुकदमा है फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में गैर आइनी करार दिया था। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का और तकरीबन 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो मुद्दत दी गई है इंट्रा कोर्ट अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से, वो 14 दिन की है। बहरहाल वो अलग बहस है, उसके ऊपर थोड़ा सा बाद में आएंगे। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या उस 3 रुकनी कमेटी ने जो अपीलें हैं इंट्रा कोर्ट अपीलें फौजी अदालतों के केस में, उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया है और बताया यही जा रहा है कि 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच समाअत करेगा। मुमकिना तौर पर 7 रुकनी लार्जर बेंच होगा जो अब फौजी अदालतों का जो फैसला जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुनाया था उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। ये 2 बड़ी ही अहम खबरें हैं और अब आइंदा आने वाला जो हफ्ता है वो इंतहाई अहम होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हलचल मचने वाली है, एक के बाद एक अहम तरीन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है। और जो दूसरी अहम बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको शायद आपकी नज़र से गुजरा भी हो, ट्विटर के ऊपर मैंने ही एक ट्वीट किया। आज 2 सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, और दूसरे सहाफ़ी हैं हसनात मलिक साहब जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए काम करते हैं। ये आपको मालूम ही होगा, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब एक तवील अरसे से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उसका जो नाम है वो AQS लाइव है और उनमें 3 लोग जो हैं वो मुस्तकिल बैठते हैं, मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, हसनात मलिक और नासिर इकबाल साहब जिनका ताल्लुक डॉन अखबार से है। जो ये 3 रुकनी आप कह सकते हैं कि एक पैनल है, ये तवील अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग को कवर कर रहा है और यूट्यूब के ऊपर, और इनके हवाले से एक तासुर एक आम है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये शायद एंटी PTI हैं, एंटी इमरान खान इनका एक नैरेटिव है और प्रो जस्टिस काजी फायज ईसा इनका नैरेटिव है। और कुछ लोग तो थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रो PMLN एक यूट्यूब चैनल है। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि तीनों ही बड़े काबिल जजेस हैं, जजेस माज़रत चाहता हूँ, तीनों ही बड़े काबिल सहाफ़ी हैं। और आज दोपहर को एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करते हुए इन सहाफ़ियों की आपस में एक चपकलिश हुई, तकरार हुई और काफ़ी तलखी इनके दरमियान हमने देखी, बिलखसूस हसनात मलिक और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के दरमियान। अब मैं इस वाक़े को आपके सामने क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कबल जो मैंने 2 आपको बड़ी खबरें दी हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। आज उस रिकॉर्डिंग के अंदर जो मैंने ट्वीट भी किया है उसमें हुआ ये कि अचानक से जब हसनात मलिक साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे उस प्रोग्राम में और उन्होंने बात की कि क्यों कर जस्टिस काजी फायज ईसा या 3 रुकनी जो कमेटी है वो फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही, क्यों कर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ दायर की है सिविल सोसाइटी ने फैसल सिद्दीकी साहब की विसातत से, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा। वजह ये वो पूछ रहे थे बार बार और इसरार कर रहे थे कि उनको समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए, जिस पर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब अपने मखसूस अंदाज के अंदर उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया था, तो फ़ौजी तनसीबात पर तो मियाँ वाली में भी दहशतगर्दों ने, तालिबान ने हमला किया था, तो वो भी अगर दहशतगर्द थे तो इनको हम क्या कहेंगे उस पर। और मज़ीद भी उन्होंने कुछ बातें कहीं जिस पर जो हसनात मलिक साहब हैं उन्होंने उनको PRO का खिताब दे दिया कि आप तो काजी फायज ईसा साहब के PRO हैं और हमारी जो बात है वो आप सुनते नहीं हैं और उसको आप काट देते हैं। और उसके बाद खैर और भी इनके दरमियान काफ़ी तलखी हुई।
जो असनात मलिक साहब हैं वो उनका मतम नज़र ये है कि हैबियस कॉर्पस में यानी हफ्से बेजा में रखा गया है 103 लोगों को, और अदालती फैसला आने के बावजूद 103 ऐसे लोग हैं जो आज भी फ़ौज की हिरासत में हैं मगर उनको छोड़ा नहीं गया, और जो अदालती फ़ैसला है उसकी सरीयन खिलाफ वर्जी की जा रही है। बावजूद इसके कि आइनी एक सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आ चुकी है, इंट्रा कोर्ट अपीलें तो पहले से पड़ी हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त आने के बावजूद मुकदमा क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा? क्या ये ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है? उस पर जो बज़ाहिर असनात मलिक साहब हैं वो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के उस कंडक्ट से खैर मुतमईन नहीं थे, और उन्होंने उस पर अपना न सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया बल्कि उठकर चले गए, और उन्होंने जाते जाते एक फ़िक्रा कसा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आपके एजेंडे पर सहाफ़त नहीं करूँगा। यानी वो ये कह रहे थे कि शायद जो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब है उनका तासुर ये होगा कि वो किसी एजेंडा पे काम करते हैं, वो एजेंडा नून लीग का है या काजी फ़ायज़ ईसा साहब का है, ये तो हमें मालूम नहीं। बहरहाल अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिससे जो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं वो उनको गैर एलानिया तौर पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब का PRO भी कहा जाता है। कभी हमारे दोस्त असद तूस साहब उनको ये खिताब देते हैं, और आज असनात मलिक साहब ने भी उन्हें ये खिताब दिया है। अब हुआ ये कि इसके पीछे जो इनकी तकरार हुई है उसमें आज जो कुछ वीडियो में हुआ उससे तो इतना ज़्यादा हमें सब्सटेंस नज़र नहीं आता, मगर मेरी जब बात हुई असनात मलिक साहब से भी, मेरी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से भी काफ़ी तफसील से बात हुई इस वाक़े के बाद, और मैं पहले ये जांचना चाह रहा था कि शायद ये कोई प्लान तो नहीं है। आजकल ये भी होता है, लोग व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने ये मजाक किया है या वाकई में कुछ सीरियस हुआ है वाक़या? तो उन्होंने कहा कि मजाक की बात नहीं है। असनात मलिक साहब हैड सम कंसर्न्स ऑन अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आप कह सकते हैं कि रवैया जो उनका था, और वो आज नहीं बल्कि कई दिनों से उनको कुछ फ़ील हो रहा था। गुज़िश्ता रोज़ ग़ालिबन जो कंप्लेनेंट है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मियाँ दाऊद साहब, उनके साथ ये मिलकर एक वीडियो भी कर रहे थे, और उसमें असनात मलिक साहब ने मियाँ दाऊद साहब से कुछ सवालात पूछे थे, और वो सवालात थे ऑन मेरिट, और शायद वो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को पसंद नहीं आए, और उन्होंने अपने प्रोग्राम में जब उसको अपलोड करने लगे यूट्यूब पर तो उनको काट दिया और एडिट कर दिया। उस पर भी ये काफ़ी नालां थे, कुछ सवाल इन्होंने पर्टिनेंट उठाए थे, और एक जुमला शायद उन्होंने असनात मलिक साहब ने ये भी कहा था एक प्रोग्राम में कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इज़ द ओनली जज जिन्होंने अपने मेरिट्स के ऊपर जवाब तो कम अज़ कम दिया है। माजी में कई जजेस साहिबान पर इल्ज़ामात लगे हैं मगर उन्होंने मेरिट्स पर जवाब देने की बजाय जो मेंटेनेबिलिटी है उस पर ही सारा केस अपना खड़ा किया। शायद वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इशारा दे रहे हों या जो भी है। बहरहाल ये सवाल भी उनका ऐड नहीं हुआ, और जस्टिस जो मियाँ दाऊद साहब से उन्होंने ग़ालिबन सवाल पूछा था कि कहीं आप प्रॉक्सी पेटिशनर तो नहीं हैं, आपके बारे में ये तासुर सामने आ रहा है क्योंकि आप जो हैं आपकी एक तस्वीर भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। ये एक दो सवालात उन्होंने किए थे असनात मलिक साहब ने, जिन्हें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने इन हिज़ ओन विज़डम उन्हें ऐड करना शायद मुनासिब नहीं समझा। वो उनका खैर इस्तेहकाक भी है कि वो चैनल के मालिक हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो मगर मालिक तो वहीं, एडिटोरियल राइट्स उन्हीं के पास हैं। उन्होंने अपने तौर पर यह फ़ैसला किया हो और ना लगाया हो, और आज असनात मलिक साहब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। अब आते हैं उसके बाद की कहानी पे। असनात मलिक साहब के उस एहतजाज के बाद जब मैंने ये ट्वीट किया, ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो गया, बहुत से लोगों ने उसको शेयर किया, बिलखसूस हमारे जो PTI के दोस्त हैं उन्होंने भी उसको काफ़ी शेयर किया, और असनात मलिक साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात होने लगी। सिद्दीक जान साहब हों या अज़हर मशवानी, बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने वाकई में असनात मलिक साहब की क्रेडिबिलिटी पर बात की कि ये एक काबिल और दयानतदार सहाफ़ी हैं, मगर उनकी जो कंपनी है वो उन्हें ख़राब करती है, और उनकी कंपनी से वो जाने और पहचाने जाते थे। इस वजह से ही अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का जब नाम लिया जाता है तो असनात मलिक साहब को भी उनके साथ साथ कुछ बातें सुनना पड़ती हैं। ये अब राय, हर शख्स की अपनी राय है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। अब हुआ ये कि जब ये ट्वीट वायरल हुआ उसके बाद काफ़ी देर तक हमने देखा कि मुख्तलिफ़ ख़बरें भी हैं वो भी आती रहीं। अब अचानक से एक ख़बर आई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब से चंद लम्हे कबल एक ख़बर आई है, बल्कि हमारे दोस्त हैं इमरान वसीम साहब, सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है कि फ़ौजी अदालतों का जो केस है उसको आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। यानी वो इंट्रा कोर्ट अपील्स जिनकी समाअत के मुकर्रर ना होने पर असनात मलिक साहब बार बार आवाज़ उठा रहे थे, और उसी वीडियो में वो जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनकी आइनी दरख्वास्तों पर को समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर भी बात कर रहे थे, जब ये उनके दरमियान जो भी चपकलिश हुई। और अब
ख़बर ये आई है कि वो दोनों ही मुकदमात आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। गो के आज सुबह 8 तारीख को एक फ़ाइनल काज लिस्ट जारी हुई थी। उस फाइनल काज लिस्ट के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो के जो सज़ाए मौत थी या फांसी थी उसके ख़िलाफ़ जो सदाती रेफरेंस है उसको तो समाअत के लिए मुकर्रर किया, एक 9 रुकनी लार्जर बेंच भी बना दिया गया। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब साबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनकी भी आइनी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। फाइनल काज लिस्ट में इन दोनों को शामिल कर दिया गया, मगर ना ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जिक्र मौजूद था उस फाइनल काज लिस्ट में, और ना ही फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनको मुकर्रर किया गया था। अब अचानक से ये दोनों मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होने की ख़बरें आ रही हैं। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि दोनों मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। और अब बहुत से लोग तो अब ट्विटर के ऊपर मजाक में क्रेडिट दे रहे हैं हसनात मलिक को और अब्दुल करीम सिद्दीकी को, जो उनके दरमियान तकरार हुई है वो बिलाखिर रंग ले आई है और ये मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। अब दिलचस्प बात ये होगी कि बेंच को हेड कौन करेगा। अगर हम फ़ौजी अदालतों के केस की बात करें, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस पे बाद में आते हैं। फ़ौजी अदालतों का जो केस है उसमें आपको मालूम है 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला सुनाया था। इनिशियली एक 6 रुकनी लार्जर बेंच था जो इस मुकदमे को सुन रहा था, और उससे भी पहले ये मुकदमा थोड़ा सा बड़ा, ये जो बेंच है बनाया गया था 9 रुकनी लार्जर बेंच था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस बेंच को मानने से इनकार कर दिया था। रिक्यूज़ करना तो दूर की बात है, उन्होंने कहा था कि ये बेंच बना ही गलत अंदाज में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस वक्त जब उस पर जस्टिस का उमर अता बंदयाल ने एक स्टे, एक हुक्म इम्तना दे रखा था, वो ये समझते थे कि वो उस वक्त भी इनफील्ड था और उसके होते हुए 3 रुकनी कमेटी ही बेंचेस तश्कील दे सकती है। मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक फ़र्द वाहिद के तौर पर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल किया। तो उन्होंने उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कमरा अदालत में समाअत के आगाज़ से कबल ही दोनों उठ खड़े हुए। नाराज़ होकर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद फॉलोड हिम, और उसके बाद वो बेंच टूट गया। और जिसके बाद एक नई काज लिस्ट आई और 6 रुकनी लार्जर बेंच ने दोबारा से मुकदमे की समाअत का आगाज़ किया। उसको हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल। अब वो अलग बहस है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी तवील अरसे तक इस मुकदमे को सुना, मुतअद्दिद समाअतें की, मगर इस मुकदमे को इसको कंक्लूड करने की बजाय जो है इसमें ताख़ीरी हरबे अपनाते रहे, और उनकी अपनी जो रिटायरमेंट है उससे तकरीबन 1-1.5 माह कबल उन्होंने आखिरी समाअत की, और उसके बाद एक लंबी तारीख दे दी, गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। और सोने पे सुहागा जब रिटायर हुए और जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत को रिज्यूम जिस दिन किया, उसी दिन 1 घंटे की समाअत के बाद फ़ैसला महफूज करके फ़ैसला अनाउंस कर दिया और फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बहुत सी इंट्रा कोर्ट अपीलों के ज़रिए चैलेंज किया गया है। आपको हमने पहले भी बताया था कि वज़ारत दिफा ने उसको चैलेंज किया है, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने चैलेंज किया, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने अलग से चैलेंज किया है। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा तीनों सूबों ने अलग से अपनी इंट्रा कोर्ट अपीलें फ़ाइल की हैं, और सिंध हुकूमत की भी इंट्रा कोर्ट अपील आपको याद होगा इंटरेस्टिंगली फ़ाइल होने की खबर सामने आई थी, मगर बाद में मालूम हुआ कि जस्टिस मकबूल बाकर जो कि आजकल निगरान वज़ीर आला हैं सूबा सिंध के, उनको मालूम ही नहीं हुआ कि एक इंट्रा कोर्ट अपील उनके बिहाफ पर फ़ाइल होने जा रही है। उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया और वापस ले ली उस अपील को, और उन्होंने कहा कि हम तो इसको बिल्कुल भी नहीं चैलेंज कर रहे। अब फाइनली 14 दिन की मुद्दत पूरी हो चुकी है और इनको समाअत के लिए मुकर्रर करने की खबर आ चुकी है। बताया यही जा रहा है कि 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच ऐन मुमकिन है 7 रुकनी लार्जर बेंच ही इस मुकदमे की समाअत करेगा। ये भी हो सकता है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच हो। अगर 9 रुकनी लार्जर बेंच होगा तो ऑब्वियसली फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी उसमें शामिल होंगे। अदरवाइज़ ये उन तमाम जजेस पर मुश्तमिल होगा। अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी उसमें शामिल नहीं है, जो जजेस पहले वाले उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बनाया था, जिसने ये फ़ैसला सुनाया था। असूल भी यही है कि इंट्रा कोर्ट अपील में वो बेंच नहीं बैठता जिसने मरकज़ी केस सुना हो या फ़ैसला सुनाया हो। बेंच के जो फाजिल मेम्बरान हैं उनकी तफसील भी हमारे पास आएगी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद आते हैं दूसरे मुकदमे पे। वो इंतहाई अहम मुकदमा है। आपको मालूम ही है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज हैं और एक तवील अरसे से
वो जज के तौर पर काम कर रहे हैं, पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद 2020 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया था। उनकी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं, बहुत से शायद एतराज़ात जायज़ भी हों, मगर अब वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं और उन्होंने, आपको याद होगा 2022 में सबसे पहला जो अहम मामला उन्होंने टेकअप किया था वो इंतखाबात का था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गले की हड्डी भी हमें तस्वर हुआ, मालूम हुआ, जब उन्होंने जस्टिस इजाज़ुल हसन के हमरा एक नोट ग़ुलाम महमूद डोगर केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त के चीफ जस्टिस को भेजा और ये इसरार किया या ये कहा कि इस पर आज खुद नोटिस लिया जाए कि क्यों कर पाकिस्तान में या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर की जा रही है। उसके बाद फिर आपको मालूम है पूरा एक किस्सा हुआ, इंतखाबात की तारीख आई 14 मई और फिर एक और फैसला आया, बहरहाल अमल दरामद नहीं हो सका। इसके बाद एक और जो इंतहाई अहम फ़ैसला जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने दिया वो फ़ौजी अदालतों वाला ही केस है जो अभी मैं आपको बता रहा था। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी उस बेंच का हिस्सा थे जो जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच फ़ौजी अदालतों का केस सुन रहा था। और उसके बाद फिर जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग थी, तकरीबन 9 से 10 शिकायत हैं कुल। मुख्तलिफ़ बार कौंसल्स ने उनके ख़िलाफ़ शिकायत दायर कर रखी हैं। एक मियाँ दाऊद साहब हैं, उन्होंने दायर कर रखी है। उन शिकायत पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जो ओपिनियन थी, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे मांगी थी उनकी रिटायरमेंट से कबल, मगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने तकरीबन 2 से 3 माह उसको अपने पास रखा और जैसे ही जस्टिस बंदयाल रिटायर हुए उन्होंने उसको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज दिया। काजी फ़ायज़ ईसा चेयरमैन थे, उन्होंने इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर किया। पहली समाअत पर ही जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया गया। अब जो इजहार वजूह का नोटिस है, जस्टिस आप कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो हेड कर रहे थे, उसकी सरबराही कर रहे थे उस 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, जिसने ये शो का नोटिस जारी किया। आपको मालूम ही होगा कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो 5 जजेस पर मुश्तमिल होती है। एक होते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उसके चेयरमैन होते हैं और 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जजेस होते हैं। अब वो 2 जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल हसन, और इसी तरह 2 मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं उनके सीनियर तरीन जो चीफ़ जस्टिस होते हैं। मतलब इस वक्त 4 अगर हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, तो उनमें से जो सबसे सीनियर तरीन चीफ़ जस्टिस होंगे उन 5 में से वो 2 चीफ़ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट्स के वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मेंबर होते हैं। और अब अगर हम देखें तो एक हैं जस्टिस नईम अफ़गान जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं और दूसरे हैं जस्टिस अमीर खान भट्टी जो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। अब इन 5 जजेस पर मुश्तमिल जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसने पहला शोकाज़ नोटिस जारी किया जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को, और उन्हें सुने बगैर ही शोकाज़ नोटिस जारी हुआ था, जिसकी मुखालफत की थी जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस अमीर खान भट्टी ने। 3-2 से ये शोकाज़ नोटिस जारी हुआ। उसके बाद जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, मगर उनकी आइनी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दूर की बात, नंबर तक नहीं लगाया गया। उनको एक दूसरा नोटिस वसूल हो गया पेश होने के लिए। उसके बाद वो पेश हुए और जब पेश हुए तो उन्हें फिर दूसरा इजहार वजूह का तफसीली नोटिस जारी किया गया, जो कि अब 4-1 से जारी किया गया। मतलब पहला जो शोकाज़ नोटिस था वो 3-2 से हुआ था और दूसरा जो था वो 4-1 से हुआ था। यानी इसमें अब जस्टिस अमीर खान भट्टी भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ जा मिल बैठे और जस्टिस इजाज़ुल हसन तनहा जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो शोकाज़ नोटिस है उसकी मुखालफत करते नज़र आए। इवेंचुअली 30 नवंबर को जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने एक दूसरी आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और उसके बाद अर्ली हेयरिंग की मुतअद्दद दरख्वास्त मुतवातर वो दायर करते रहे, ख़तूत लिखते रहे उस 3 रुकनी कमेटी को भी, रजिस्ट्रार को भी, और तमाम तर पहलुओं पर वो रोशनी डालते रहे, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को रोकने का मुतालबा करते रहे। बावजूद इसके उनकी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, नंबर तक नहीं लगाया गया। अब ये ख़बर गुज़िश्ता रोज़ हमें मिली कि आइंदा हफ्ते उनकी दरख्वास्तों पर समाअत होगी। अब ये बताया गया है कि 3 रुकनी एक बेंच तश्कील दे दिया गया है और बेंच बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत अल-हाली शामिल हैं। ये 3 रुकनी बेंच अब बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। मुमकिन तौर पर जब काज लिस्ट सामने आए तो बेंच तब्दील भी हो जाए, मगर हमारे ज़राए का ये दावा है कि ये 3 रुकनी बेंच ही है जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की आइनी दरख्वास्तों पर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये 3 रुकनी बेंच
हम ख्याल बेंच है, जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस हो या शौकत अली सिद्दीकी केस, उनमें बेंचेस बनाए गए हैं और उस पर लोग मोतरज़ हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये हम ख्याल बेंच है। जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती थी जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में हम ख्याल बेंचेस की या लाइक माइंडेड जजेस की, अब वही इस्तिलाह बहुत से लोग जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा माजी में जिन चीज़ों पर इख्तिलाफ़ किया करते थे, जिन पर अपनी राय दिया करते थे खुल खुला कर, आज सब वही काम दोहरा रहे हैं जो आज बेंच उन्होंने जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की दरख्वास्त पर बनाया है। गो कि इसमें एक चीज़ मुस्बत यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के उन एतराज़ात को मलूज़ खातिर रखा है। उन्होंने ना ख़ुद को इस बेंच में शामिल किया है, ना जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, ना जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, और ना ही जस्टिस इजाज़ुल एहसन को, जो सुप्रीम जुडिशल के ऑलरेडी मेंबर्स हैं। उन्होंने पहले ये एतराज़ किया था कि ये तीनों जजेस साहिबान उस बेंच का हिस्सा ना हो। इस हद तक तो ये बात समझ में आती है। मगर दूसरी जानिब फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हों, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल हों, जस्टिस मुसरत अली, मुझे उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। बड़े ही अपराइट जज हैं तीनों, और उनके बारे में एक तासुर ये है कि वो तीनों उन जजेस में उनका शुमार होता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को आइनी या कानूनी करार दिया था, जो एक पार्लिमान का एक बनाया हुआ कानून था। और उसमें जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी राय से मुताबिकत रखते हुए उन्होंने भी उनकी राय से ही अपनी राय मिलाई और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून बनाने में अपना एक कलीदी किरदार अदा किया। और अब उन तीनों जजेस पर मुश्तमिल जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के दरख्वास्तों पर एक बेंच बनाया गया। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्यों यही 3 रुकनी बेंच, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, उनको क्यों कर शामिल नहीं किया जा रहा। बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें, बहुत से लोग बहुत से एतराज़ात करते हैं। हो सकता है जब फाइनल काज लिस्ट आए, सूरत हाल बिल्कुल जब वाज़े हो जाए, उसके बाद हम भी आपके साथ ज़्यादा खुलकर बात कर सकेंगे। अभी तो हम ज़राए को कोट करके आपसे बात कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर हमारे ज़राए दुरुस्त ही होंगे, मगर अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बेंचेस की जो तश्कील है उसके ऊपर यही तरीका अपनाया जाता है, तो फिर माजी में जो बातें हम जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से किया करते थे वो फिर अब हमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुतालिक भी शायद करना पड़ेंगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।